जय सिन्हा को अगर उनकी माई ने दूध पिलाई है तो मैं वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ खड़ा हूं। हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार कर दिखाएं। सिविल ट्राइब के जुआ हैं, वो आज डिग्री लेकर रोड पर घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं है। उनकी बुढ़ी माँ को 2 वक्त की रोटी कैसे मिलेगी, बीमार माँ को कैसे इलाज होगा, उनके जेब खाली हैं। सरकारी सेक्टर में आरक्षण के नाम पर नौकरी नहीं और निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं। तो हम न जमीन में भागीदारी की बात कर रही है, न निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात कर रही है। गवर्नमेंट क्षेत्रों में जो नौकरियां आती थी उसमें आरक्षण हुआ करते थे, अब धीरे धीरे निजी क्षेत्रों में बढ़ावा हो रहा है और निजी कंपनियां आ रही है, उसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। क्या इस पर क्या अपना विचार रखेंगे? देखिए, अभी तो हम लोगों ने हमारी पार्टी के मदुरई के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुए हैं और हम लोगों ने इन सभी परिस्थितियों का विश्लेषण किया है और विश्लेषण के बाद इस निष्कर्ष पर, इस नतीजा पर हमारी पार्टी पहुंची है कि भारत के अंदर जो सार्वजनिक क्षेत्र थे, सरकारी क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और एसटी को सामाजिक रूप से जो हाशिए पर खड़े वर्ग है उसको अपग्रेड करने के लिए, समाज के मुख्य धारा में लेने के लिए संवैधानिक प्रोविजन के तहत जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और दूसरे राजनीतिक दलों ने आरक्षण की जो है व्यवस्था की थी। और जब से इस देश के अंदर पूंजीवाद का विकास हो रहा है, आप देखेंगे कि सरकारी जो क्षेत्र है या सार्वजनिक जो क्षेत्र हैं उसको बेचे जा रहे हैं। कौड़ी के दाम सरकार बेच रही है उद्योगपतियों के हाथों में। जो सरकारी क्षेत्र कुछ बचे हैं, रेलवे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, एयरपोर्ट्स हैं या अदर जो सेक्टर्स हैं, उनमें आप देखिए गया जी आउटसोर्सिंग कर दिया गया और एक तरह से सभी सेक्टर्स में जो है बड़े कारपोरेट ठेकेदारों को जो है ये सारे संस्थानों को हवाले किए जा रहे हैं। तो सरकारी सेक्टर अब संकुचित हो रहा है, उसमें आउटसोर्सिंग हो गया, तो सरकारी सेक्टर के अंदर तो नौकरी बची नहीं। और जब सरकारी नौकरी नहीं बची है तो जाहिर सी सवाल है कि जिस शेड्यूल कास्ट को, जिस शेड्यूल ट्राइब को, जिस ओबीसी को जो हाशिए पर खड़ा था, जिसको हम ज़मीन दे नहीं सकते थे, जिसकी ज़िंदगी को बदलने के लिए जो महत्वपूर्ण स्रोत ज़मीन था, जिसकी ज़िंदगी बदलने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत नौकरियां थी, वो नौकरियां तो अब समाप्त हो गई। ज़मीन में उनकी हिस्सेदारी नहीं मिली। तो आज़ादी के इतने सालों के बाद एससी, एसटी और ओबीसी एक गंभीर संकट से जूझ रहा है और पूरा का पूरा उस नौजवान के पास अंधेरा छाया हुआ है कि इस कॉम्पिटिटिव जमाने में हमको एजुकेशन कैसे मिलेंगे, हमको जॉब कैसे मिलेंगे। अब देख लो, सरकारी विश्वविद्यालयों को कमजोर किए जा रहे हैं। सभी राज्य जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी लेके आ रहे हैं। अपने बिहार के अंदर भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुल गए। प्राइवेट स्कूल कारपोरेट वर्ग धड़ल्ले से खोल रहे हैं। अमीर ज्यादा लड़के उन स्कूलों के अंदर जा रहे हैं। सरकारी तंत्र के स्कूल जो है दिवालिया है, बदतर हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो हाशिए पर खड़ा ओबीसी है, एससी है, एसटी है, वो वर्ग को तो सरकारी सेक्टर के अंदर कुछ मिला ही नहीं। तो आज अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, पिछड़ा अपने भविष्य के प्रति जो है काफी चिंतित है। ऐसे हालातों में हमारी पार्टी ने विश्लेषण किया और निष्कर्ष पर पहुंचा कि जब सरकारी क्षेत्र ही नहीं रहेगा तो नौकरियां कहां मिलेगी। इसलिए हमारी पार्टी ने कहा कि सरकारी जो सेक्टर बचे हैं उनकी हिफाजत की जानी चाहिए। दूसरी बात, हमारी पार्टी के कॉन्फ्रेंस में इस नतीजा पर हम पहुंचे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सरकारी और सार्वजनिक तंत्र को जिस तरह से नष्ट कर दिया है, LIC, GIC, बैंक, एजुकेशन, कोल, व्हील, सेल, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर्स, एयरपोर्ट्स, सब कुछ बेच दिया। तो निजी क्षेत्र का जब विस्तार हो रहा है तो हमारी पार्टी ने कहा कि हम निजी क्षेत्र का जरूर विरोधी हैं, लेकिन सरकार तो पूंजीपतियों, उद्योगपतियों की सरकार, फांसीवादी सरकार इस दिल्ली के अंदर बैठी हुई है
और ये सरकार सरकारी तंत्र का विकास नहीं कर सकती है, सरकारी तंत्र को बेचेगी। तो हम लोगों ने कहा कि मौजूदा हालात में, फिर मैंने कहा कि मौजूदा हालात में इस वर्ग का, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का अगर विकास चाहते हैं तो उनको जमीन में भी भागीदारी होनी चाहिए और निजी क्षेत्रों में जो रोजगार के सृजन हो रहे हैं उसमें भी आरक्षण को लागू करना चाहिए। लेकिन ये मोदी की सरकार न जमीन में भागीदारी की बात कर रही है, न निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात कर रही है। इसलिए हमारी पार्टी ने कहा कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण के सवाल को लेकर हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कश्मीर से लेकर गुवाहाटी तक जो है 14 अप्रैल के बाद से कैंपेन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्मोत्सव है। उस दिन वामपंथी कार्यकर्ता, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता शपथ लेंगे। हम इस मांग के साथ उतरेंगे कि निजी शिक्षण संस्थानों और निजी उद्योगों में 50% आरक्षण को लागू किया जाए और इसके लिए सरकार को जो है पार्लियामेंट के अंदर जो है विधेयक लाना चाहिए। इस मांग को लेकर हम आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। सर, 2025 में विधानसभा चुनाव है, क्या ये विधानसभा का एजेंडे के लिए आपकी जो पार्टी है इस विधेयक को लाई है या निजी क्षेत्रों में आरक्षण की मांग कर रहे हैं? आप लोग तो कभी निजी क्षेत्र का विरोध करते थे और सरकारी क्षेत्रों में आप लोग बढ़ावा देते थे। आज ऐसा क्या हुआ कि निजी क्षेत्र का आप लोग उसमें आरक्षण की मांग कर रहे हैं? पहले तो एक बात समझ लीजिए कि हम आज भी और कल भी सरकारी जो उद्योग धंधे हैं, सरकारी जो क्षेत्र हैं, उसको निजीकरण का कल भी विरोध करते थे, आज भी मैं विरोध करता हूं। और जब वामपंथ की सरकार बनेगी इस दिल्ली के अंदर, इस देश के अंदर, तो हम सरकारी तंत्र को मजबूत करेंगे। लेकिन दिल्ली में और पटना में तो हमारी पार्टी की सरकार है नहीं। सरकारें तो दिल्ली के अंदर मोदी जी की सरकार और नीतीश जी की सरकार है। ये कहने के लिए मोदी और नीतीश की सरकार है, लेकिन इसके पीछे जो है उद्योगपति और पूंजीपतियों की ये सरकार है। और पूंजीपति का हित उसी में है कि सरकारी तंत्र बर्बाद हो जाए, सरकारी तंत्र को ख़त्म कर दिया जाए और उनकी निजी पूंजी के लिए जो है पूरे तंत्र को खुला छोड़ दिया जाए। तो मोदी और नीतीश की सरकार इस देश के अंदर जो है वो सरकारी तंत्र को ख़त्म कर रही है और निजी क्षेत्र का विस्तार कर रही है, जिससे उनके पूंजीपति जो मित्र हैं अडानी, अंबानी, बिरला, टाटा, डालमिया, ये ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं और इसके लिए सरकारी सेक्टर को ख़त्म किया जा रहा है, निजी क्षेत्र का विकास हो रहा है। तो हम तो ये बात शुरू से चाहते रहे हैं कि सरकारी तंत्र को मजबूत करें। तो सरकार हमारी बनेगी तब ना हम सरकारी तंत्र को मजबूत करेंगे। लेकिन तब तक तो सरकार हमारी दिल्ली में है नहीं, पटना में है नहीं। और निजी क्षेत्र में जो नौकरियां उत्पन्न हो रही है, एक अभिजात्य वर्ग के लोग जो मिल्की व्हाइटी कलर के लोग हैं, वो लोग नौकरियां ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी नौकरियां हड़प रहे हैं। हमारे जो ओबीसी के जो युवा हैं, हमारे जो शेड्यूल कास्ट के युवा हैं, शेड्यूल ट्राइब के युवा हैं, वो आज डिग्री लेकर रोड पर घूम रहे हैं। उनको नौकरी नहीं है। उनकी बुढ़ी माँ को 2 वक्त की रोटी कैसे मिलेगी, बीमार माँ को कैसे इलाज होगा, उनके जेब खाली हैं। सरकारी सेक्टर में आरक्षण के नाम पर नौकरी नहीं और निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं। तो हम मजबूती से इस बात को कहते हैं कि अभिजात्य वर्ग के लिए जो निजी क्षेत्र को खुला छोड़ दिया गया है, अब इस देश के अंदर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के रहते निजी क्षेत्र को हम खुला छोड़ने नहीं जा रहे हैं। हम निजी क्षेत्र में बराबरी के हकदार हिस्सेदारी चाहते हैं और बराबरी की हिस्सेदारी का मतलब हम उसमें आरक्षण चाहते हैं, हम जमीन में आरक्षण चाहते हैं। और ये दोनों सवाल को लेकर जो है 14 अप्रैल से पूरे भारत के अंदर जो है हम कैंपेन स्टार्ट करेंगे और मोदी सरकार को मजबूर कर देंगे कि पार्लियामेंट के अंदर निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने के लिए विधेयक लाए। ऐसा संभव है कि क्या पार्लियामेंट में विधेयक आएगा और निजी क्षेत्रों में आरक्षण के लिए बिल पास होगा? देखिए, जब जनता ओबीसी, एससी और एसटी के लोग ये बात को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आबादी किनकी है? ओबीसी, शेड्यूल कास्ट और दलितों की आबादी है। और जो ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, दलित की आबादी है 100 में 85 हैं ये, और इन्हीं के मतों के आधार पर दिल्ली और पटना में सरकार बनने वाली है। और जब इनके अधिकार की बात हम कर रहे हैं और इनके लिए अधिकार दिल्ली और पटना की सरकार नहीं देखती,
और जब ये लाल झंडे के पीछे गोलबंद होंगे तो सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। यह सरकार या तो बिल लाएगी या तो ये एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के लोग इस सरकार को बदल देंगे। एक नई सरकार जिसमें लाल झंडा की डोमिनेंसी होगी वो दिल्ली के अंदर सरकार आएगी और हम दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट में निजी सेक्टर में आरक्षण के लिए बिल लाएंगे। इधर बिहार के डिप्टी सीएम लगातार बोले जा रहे हैं जो वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहा है वो देशद्रोही है, इस पर आपकी क्या राय होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन करने वाले लोग होते हैं वो भाजपा कहती है कि यही देशभक्त होते हैं। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा इतिहास को जब देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी आज उन लोगों के बसेरा है जो लोग लक्ष्मीबाई के हत्यारे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उन लोगों के बसेरा है, मान सिंह के परपोते के बसेरा है। भारतीय जनता पार्टी उन लोगों की पार्टी है जो विक्टोरिया महारानी की जूता का फीता खोलते थे। भारतीय जनता पार्टी उन लोगों की बसेरा बन गई जिन लोगों ने अंडमान निकोबार जेल में एक बेर नहीं, आरएसएस के लोगों ने सैकड़ों की तादाद में अंग्रेज सरकार के सामने माफीनामा लिखकर जो है जेल से निकले थे। उसी भारतीय जनता पार्टी के ये नेता जो हैं डिप्टी सीएम माननीय श्री विजय सिन्हा जी कह रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल का जो विरोध कर रहा है वो देशद्रोही है और उनको जेल भेजेंगे। तो देशद्रोही तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस का इतिहास तो देशद्रोही का इतिहास रहा है। एक देशद्रोही दूसरे को कह रहा है कि देशद्रोही है वो नागरिक जिसको भारत का संविधान अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, अभी अपनी भावनाओं को प्रकट करने, अपनी भावनाओं को उद्वेलित करने, अपनी भावनाओं को सरकार के सामने रखने के लिए जो संविधान हमारा मौलिक अधिकार देता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता, उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर जो प्रोटेस्ट इस देश के अंदर चल रहा है वो आदमी कहता है कि देशद्रोही, इसको जेल भेजेंगे। मैं तो खुली चुनौती देता हूं विजय सिन्हा को, अगर उनकी माई ने दूध पिलाई है तो मैं वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ खड़ा हूं। हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार कर दिखाएं।